नमस्कार, शुभ संध्या। नमन पटल। हर हर महादेव। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्दैवी सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषचाड्यापहा। रतिराम भैया मुझे पटल पर दिख रहे हैं। नमस्कार। नमन पटल मानवीय मूल्यों की माला। सावन की रिमझिम फुहारें तन को भिगो रही हैं। माना जाता है कि श्रावण मास में भोलेनाथ सपरिवार धरा पर विचरण करते हैं। शिव परिवार सुखी गृहस्थी का बहुत बड़ा उदाहरण है। बाबा भोलेनाथ हर गृहस्थ पर अपनी अनुकंपा बनाए रखें और हमारा आज का विषय भी इस माहौल पर बड़ा फिट बैठता है। आज का हमारा विषय है पति पत्नी का रिश्ता पावन। हाँ, तो आज का विषय है पति पत्नी का रिश्ता पावन। माता पिता के बाद सबसे अहम, सबसे भरोसेमंद और जन्म जन्मांतर तक चलने की कामना में बंधा अगर कोई रिश्ता है तो वो है पति पत्नी का रिश्ता। ये रिश्ता पावन क्यों? क्योंकि ये मानव जीवन के कई संस्कारों में से एक अहम संस्कार है जिसे हम कहते हैं पाणी ग्रहण संस्कार। और इसे नाते, रिश्तेदार, परिवार, समाज, गणपति, नवग्रह, पितृ पित्राणी सबकी मौजूदगी में अग्निदेव के साक्ष्य में संपन्न किया जाता है। हिंदू शादियाँ तब तक संपन्न नहीं मानी जाती जब तक अग्नि को साक्षी मानकर वर वधू 7 वचनों का उच्चारण करते हुए फेरे नहीं लेते। फेरों के बाद ही कन्यादान किया जाता है, मांग में वर द्वारा सिंदूर भरा जाता है, मंगलसूत्र पहनाया जाता है और उसके बाद ही वर वधू परिणय सूत्र में बंधते हैं। शादी बेशक धार्मिक रीति रिवाज से हो, पर आज उस शादी का कोर्ट में रजिस्ट्रेशन अवश्य कराया जाता है, क्योंकि भौतिकवाद और पाश्चात्य संस्कृति ने इस पवित्र रिश्ते में भी सेंध लगा दी है। मुझे केवल रतिराम भैया पटल पर दिख रहे हैं। क्या मेरी आवाज़ पहुंच रही है? आप तक पहुंच रही है मेरी आवाज़? मुझे यहाँ कोई मैसेज भी दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए मैं अपनी बात आगे बढ़ाती हूँ।
पति पत्नी का रिश्ता जितना पावन है उतना ही नाजुक और संवेदनशील भी है, क्योंकि दो संस्कृति, दो माहौल, दो सोच, दो अलग फैमिली बैकग्राउंड, और इनके दो लोग जब जीवन भर के लिए एक साथ जुड़ते हैं तो लाजमी है कि ये जुड़ाव थोड़ा मुश्किल तो होगा ही। इसके लिए पति पत्नी दोनों को सच्ची कोशिश करनी पड़ती है, ईमानदार होना पड़ता है, एक दूसरे के प्रति एक दूसरे का सपोर्ट बनना पड़ता है, तभी गृहस्थी सुचारू रूप से चलती है। मेरी पिछली पीढ़ी में शादी वाकई स्वर्ग में बना रिश्ता ही होती थी। कहते हैं ना, मैरिजेज आर मेड इन हेवन। और इस रिश्ते को तोड़ा भी जा सकता है, ये तो सोचा भी नहीं होगा शायद पति पत्नी ने। पति रोटी रोजी के तलाश में परदेश में और पत्नियां परिवार और बच्चों के साथ देश में। फिर भी परिवार आबाद रहता था। महीने भर की छुट्टी में जब पति घर आते तो उन्हें वीआईपी का ट्रीटमेंट मिलता। चिट्ठियों में भरी कहानियाँ, चाहे वो कहानियाँ मासूम प्रेम की हो, तपते विरह की या मजबूरन दूरी की, शब्द नदियाँ बनकर पति पत्नी में आशा का संचार करती थी। यानी चिट्ठियाँ ही उस समय पति पत्नी के मिलने का जरिया हुआ करती थी। दादा दादी के संरक्षण में पलते बच्चे समाज की सांस्कृतिक धरोहर जैसे बनते थे। फिर आई मेरी जनरेशन। पति पत्नी बने लाइफ पार्टनर। नारी के कदम घर से बाहर भी निकले, मगर घर परिवार अब भी औरत की ही जिम्मेदारी थी। दोनों पति पत्नी दफ्तर से एक साथ घर में घुसे तो भी पल्लू कमर में खोंसकर हंसते मुस्कुराते नारी ही चाय बनाती, बच्चे का होमवर्क करवाती। घर परिवार, घर बाहर दोनों को सेल्फ इम्पोज्ड यानी अपनी पसंद से लिया हुआ दायित्व, सेल्फ इम्पोज्ड ड्यूटी की तरह वो लेकर चलती रही। और उसके लिए घर, पति, परिवार सब एक साथ, एक बराबर थे, एक साथ चलते थे। अब आई आज की पीढ़ी। पति पत्नी फुली इक्वल, एकदम बराबर। गृहस्थी की गाड़ी के दो बराबर पहिए। बहू की ना कोई ड्रेस कोड है आज, ना कोई सुहाग प्रतीकों की उसके सामने बाध्यता है। हाँ, आप माने या ना माने, लेकिन पहले ऐसा होता था कि आपको बहुओं को ससुराल में विशेष तरह से रहना पड़ता था, विशेष परिधानों में रहना पड़ता था, जेवरों से लदे फदे उसको रहना पड़ता था। नारी शिक्षा, नारी चेतना अभियानों ने नारी को कॉन्शियस बनाया, अधिकारों के प्रति, नारी कानूनों के प्रति, अपनी आकांक्षाओं के प्रति, अपने सपनों की उड़ान के प्रति। वजूद की तलाश में नारी आगे निकली। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को महत्व देते हुए कभी कभी उसे घर को बैक फुट पे भी रखना पड़ा, लेकिन उस अनुपात में पुरुष मानसिकता नहीं बदली, सामाजिक सोच भी उस अनुपात में नहीं बदली। सपने देखना पति पत्नी या लड़का लड़की दोनों का हक है और उन्हें पूरा करना भी दोनों का हक है। मगर एक चीज़ जो हर दौर में कॉमन है और जिसे नकारा नहीं जा सकता, वो है नारी का नारीत्व, उसकी मातृशक्ति। और वो शक्ति देकर ईश्वर ने उसे कुछ दुर्लभ गुण भी दिए हैं कि वही संस्कृति सेतु बन सकती है। अगली पीढ़ी को सुसंस्कारित करना उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इसके लिए आवश्यक है कि वह स्वयं संस्कारित हो। पटल पर मुझे अभी भी कोई दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे नहीं मालूम कि मेरी आवाज़ पहुंच भी रही है कि नहीं। चलिए, जानने का कोई ज़रिया भी नहीं है तो अपनी बात को फिर आगे बढ़ाती हूँ कि इस पॉइंट पर आकर एक परिवार में पुरुष के बजाय स्त्री का दायित्व बढ़ जाता है। कहा गया है ना कि जब एक पुरुष बिगड़ता है तो सिर्फ वही बिगड़ता है, मगर जब एक नारी बिगड़ती या बिखरती है तो पूरा परिवार बिखर जाता है। मगर आजकल अति महत्वाकांक्षा या बराबरी के नाम पर
वैवाहिक रिश्तों में जो खींचतान चल रही है ना, हर कोई अपने अपने अहम की लड़ाई लड़ रहा है, तो उसने इस पावन रिश्ते को भी सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। हर वैवाहिक रिश्ता मिलावट की कहानी बिल्कुल नहीं है, पर अधिकांश रिश्ते इसीलिए कटु हो रहे हैं कि जब मैं तुम्हारी तरह बाहर काम करके कमा रही हूँ, तो तुम मेरी तरह घर और बच्चे क्यों नहीं संभाल सकते। पता है, इस वर्किंग कपल कल्चर ने बच्चों का स्क्रीन टाइम बढ़ा दिया है। उसे साथी के रूप में टीवी कार्टून कैरेक्टर्स मिले हैं, और घरेलू कार्यक्षेत्र का बंटवारा आज दाम्पत्य जीवन की सोच से नदारद हो गया है। इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। परेशानी तब आती है जब पति पत्नी ईगो की लड़ाई में लगे रहते हैं और खामियाजा भुगतते हैं सबसे ज़्यादा उनके मासूम बच्चे। इन दिनों टीवी पर हर न्यूज़ चैनल पर एक समाचार चल रहा है। एसडीएम पत्नी और उसके सफाई कर्मचारी पति का विवाह के बाद पत्नी की आगे पढ़ने की इच्छा को सम्मान देते हुए पति ने उसे पढ़ाया, कोचिंग दिलाई, कर्जा लेकर उसकी पढ़ाई को जारी रखा, जुड़वा बेटियों को संभाला, पत्नी को पूरा पीसफुल माहौल दिया ताकि वो ठीक से अपनी तैयारी कर सके। पत्नी एसडीएम बन गई। अब उसने अपने ही पति को दरकिनार कर दिया और उसे पति से अब तलाक चाहिए। इस घटना ने पूरे देश में भय की लहर दौड़ा दी है। युवा पति पत्नी जो है अब दो खेमों में बंट गए हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अपने जीवन साथी का भरोसा तोड़ना किसी भी हाल में सही नहीं कहा जा सकता, फिर चाहे वो ऐसा करने वाला पति हो या फिर पत्नी। जैसा कि मैंने पहले कहा, भले ही शादी का बंधन 7 जन्मों का हो, लेकिन ये बंधन बहुत ही नाजुक होता है। दरअसल हम कुछ रिश्तों को ग्रांटेड लेते हैं। उन्हीं में से एक मियाँ बीवी का रिश्ता भी है। ना कभी हम एक दूसरे के प्रति आभार दिखाते हैं, ना एक दूसरे को तारीफ के दो मीठे बोलते हैं, और आपसी संवाद भी नहीं होता आजकल पति पत्नी में, क्योंकि दोनों कामकाजी होने के चलते उनके पास हमेशा समय का अभाव ही रहता है। लेकिन एक जो सीधा सा ट्रेंड चला है ना, कि क्या करते हैं पति पत्नी, निजी समस्या को सोशल मीडिया पर डाल देते हैं और बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी की तर्ज पर आरोप प्रत्यारोप का अंतहीन सिलसिला इस पावन रिश्ते की धज्जियां उड़ा देता है। स्वतंत्रता से स्वच्छंदता तक के सफ़र में इस बात पर गौर ही नहीं किया जाता कि बच्चों पर इसका क्या मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ेगा। एकाकी परिवारों में पति पत्नी पर कोई अंकुश नहीं रहता, और अंकुश लगाने वाले पारिवारिक बुजुर्ग बच्चों को कुछ खास पसंद आते भी नहीं। पहले परिवार खानदान देखकर शादियां होती थी, तो रिश्तों के उतार चढ़ाव के दौरान घर के बुजुर्ग बच्चों को संभाल लेते थे, यानी कि अपने बेटे बहुओं को संभाल लेते थे। गुड मॉर्निंग को जीएम, हैप्पी बर्थडे को एचबीडी बनाने वाली आज की युवा पीढ़ी के पास आपस में बैठकर बातचीत करने का ना समय है और ना धैर्य। विवाह धैर्य, संयम और सहिष्णुता का नाम है। सत्या मैम, आपको नमस्कार। मैट्रिमोनियल साइट्स पर जाइए आप और वहाँ लड़कियों की प्रोफाइल देखिए। कुछ एक एग्जाम्पल के तौर पर बातें मैं आपके सामने रख रही हूँ, यानी बाकी सारी तो चीज़ें चाहिए कि अच्छा कमाओ भी हो, पति देखने में भी सुंदर हो, स्टेटस भी अच्छा हो। इसके अलावा विशेष नोट में जो कुछ एक बातें उन्हें चाहिए, वो बातें क्या है, कुछ एक नमूने में आपको देती हूँ कि ऐसा लड़का जो शादी के बाद माता पिता से अलग रह सके, ऐसा
लड़का जो हफ्ते में एक दिन होटल ले जाए, ऐसा लड़का जो शादी के बाद हर तरह के कपड़े पहनने दे, पारंपरिक परिधानों के बंधन में अपनी पत्नी को ना रखे, ऐसा लड़का जो होने वाली बीबी को उसकी नौकरी की लोकेशन चेंज करने को ना बोले, बल्कि स्वयं या तो अपना ट्रांसफर ले ले जहां पत्नी नौकरी करे वहां पे, और या फिर नौकरी छोड़ के पत्नी के कार्य क्षेत्र में ही, कार्यस्थली पर ही उसी एरिया में अपना काम ढूंढे। देखिए ना, अब ये तो दो चार उदाहरण है। अब आप ये बताइए कि इस तरह की शर्तों में बंद कर अगर विवाह हो भी गया तो उस रिश्ते की ड्यूरेशन या लाइफ कितनी होगी? क्या शर्तों में बंद कर एक रिश्ता अपनी पवित्रता के बजाय मजबूरी नहीं बन जाएगा? भारत में आज भी मंत्रोच्चार के साथ शादियां संपन्न होती है। शुभ लगन, शुभ मुहूर्त, बुजुर्गों का आशीर्वाद आवश्यक माना जाता है क्योंकि आखिर ये एक नई जिंदगी की शुरुआत है। प्रथम निमंत्रण गणपति को भेजा जाता है ताकि शादी कायदे से संपन्न हो जाए। हमारे यहाँ शादी सिर्फ लड़के लड़की की ही नहीं, बल्कि दो परिवारों की मजबूत रिश्तेदारी होती है। मगर सूचना तंत्र तो हमारा गुलाम बनकर हमारी मुट्ठी में आ गया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मोबाइल की। इधर घर में कुछ छुटपुट अनबन हुई जो कि हर गृहस्थी में बहुत ही कॉमन है, उधर हवा की रफ्तार से सूचना दूसरे पक्ष तक पहुंच गई। अब घर का माहौल तो 2 घंटे, 2 दिन या 4 दिन में ठीक हो ही जाएगा, मगर जहां ये सूचना पहुंची वहां समस्या हमेशा जिंदा रहेगी। विवाह नामक रिश्ते को मधुर बनाकर रखना सतत दायित्व है, और वो भी पति पत्नी दोनों का। आज भी हम मानते हैं कि जन्म, विवाह और मरण ईश्वर ही तय करता है, तो फिर हजारों हजारों तलाक के केस अदालतों में क्या कर रहे हैं? सीधी सी बात है कि रिश्ता जुड़ गया ईश्वर की मर्जी से, पर निभाना पति पत्नी को ही पड़ता है, और वो भी निरंतर, क्योंकि जितना घनिष्ठ रिश्ता उतनी ही ज्यादा एक दूसरे से एक्सपेक्टेशंस भी होती है। घरों में अगली जनरेशन का निर्माण होता है, समाज का भविष्य गढ़ा जाता है। माता पिता का एटीट्यूड उनके बच्चों के व्यक्तित्व को दिशा देता है। अब देखिए ना, जिस माहौल में बच्चे पलेंगे उनका व्यक्तित्व वही दिशा ले लेगा। आजकल क्या है, कपल वर्किंग कल्चर आ गया, यानी पति पत्नी दोनों काम करते हैं। नारी शिक्षा बुलंदी पर है, नारी ने अपनी काबिलियत को पहचाना है। महंगाई आसमान छू रही है, तो बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए दोनों का काम करना जरूरी भी है। तो बच्चे के हिस्से में फिर क्या आता है? क्रैश, नौकर या फिर टीवी मोबाइल। ऐसे में घर के बुजुर्गों की छत्र छाया किसी ईश्वरीय वरदान से कम नहीं होती। 3 पीढ़ी घर में एक साथ रहे तो अर्वाचीन और नवीन संस्कृतियों का सही समागम होता रहता है, मगर इसके लिए पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी दोनों में धैर्य और सहनशीलता चाहिए होगी। जब नई बहू घर में आती है ना, तो उसे थोड़ा वक्त दीजिए, थोड़ा मोरल सपोर्ट दीजिए, ताकि वो नए माहौल को समझ सके, उसमें एडजस्ट हो सके, और बहू को भी एडजस्ट होने की ईमानदार कोशिश करनी होगी, क्योंकि जिस घर में जीवन भर उसे रहना है, उसे जितनी जल्दी अपनाया जाए अच्छा है। कुछ लोग कह सकते हैं कि पहले तो ऐसा कुछ नहीं सोचा जाता था। तो जनाब, शादी जितनी कम उम्र में होती है, एडजस्टमेंट उतना ही आसान होता है। एक उम्र के बाद लड़की की भी अपनी सोच, अपना नजरिया बन जाता है, और बनी बनाई सोच को बदलना और उसकी जगह पर नई सोच को अपनाना असंभव नहीं तो मुश्किल जरूर होता है। एक और बात ध्यान में आ रही है, अक्सर माताएं छुटपन से बेटियों को कहना शुरू कर देती है, अगले घर जाएगी तो पता चलेगा, ससुराल जाएगी तभी सीधी होगी, या नखरे सह लेंगे, ससुराल में नहीं चलेंगे ये सब। यानी ये जो जुमले है ना, इन्हें सुन सुनकर बड़ी हुई बेटी ससुराल के लिए मन में एक निगेटिव सोच पाल लेती है, जिसके जिम्मेदार माता पिता ही होते हैं। ससुराल बहू को
को ठीक करने की पाठशाला नहीं होती। लड़की नई नई बेटी से बहू के किरदार में आई है और सास भी माँ से सास के नए किरदार में आई है। दोनों को अपने अपने किरदारों में संयत रहना है और यहाँ बेटे की भूमिका बड़ी अहम होती है, जो माँ और पत्नी के बीच तालमेल बैठा सके। यानी पति पत्नी का रिश्ता मधुर हो, इसके लिए पति पत्नी को ही नहीं, पूरे परिवार को सहयोग करना पड़ता है। अब मायके ससुराल की तुलना को छोड़कर जितना जल्दी लड़की अपने नए घर में एडजस्ट हो जाए, जो कि उसका अपना घर हो जाता है, तो जितनी जल्दी वो एडजस्ट हो जाए उतना अच्छा है। जीवन का सफर आसान हो जाएगा। और बहू के आने के बाद पति और उसके परिवार वाले भी जरूरत के हिसाब से बदलते हैं, बदलना भी चाहिए। लेकिन वैवाहिक जीवन ईगो फ्री होना पड़ता है। ईगो फ्री। ये रिश्ता ना फूलों का बगीचा है और ना कैक्टस का जंगल। ये तो एक गुलदस्ता है। डाली, कली, टहनी, फूल, पत्ते, सबका तारतम्य, जहां हर एक की अपनी अहमियत है, मगर इंद्रधनुषी छटा बिखेरने के लिए गुलदान में एक साथ एकजुट होकर रहना पड़ता है। खुशहाल परिवार वो जहां हर एक की अपनी निजता भी सुरक्षित हो और परिवार के प्रति समर्पण भी। हाँ, एक और बात जो शायद नहीं अच्छी लगी, लेकिन आज के दौर का ये बहुत बड़ा सच है, वो है मायके वालों का बेवजह हस्तक्षेप। और ये जो मायके वालों का अति हस्तक्षेप है अपनी बेटी की शादीशुदा जिंदगी में, वो वैवाहिक रिश्तों में कटुता लाने का एक बहुत बड़ा कारण आज बन रहा है। आज ये हस्तक्षेप बहुत ज्यादा देखने में आ रहा है। तो बेटी को शादी के बाद उसके ससुराल में एडजस्ट होने दीजिए, उसे अपनी गृहस्थी में रमने दीजिए। चलिए, इसके साथ मैं अपनी एक छोटी सी रचना आपको सुनाती हूँ, जो मैंने लिखी तो कुछ समय पहले थी, लेकिन क्योंकि आज पति पत्नी का विषय है, जीवन साथी का विषय है, तो ये रचना इस पर, आज के विषय पर सटीक बैठेगी। प्रोफेसर शरद नारायण खरे सर, आपको नमस्कार है। सत्या लाहौटी मैम, आपको नमस्कार है। हाँ, तो मेरी रचना का शीर्षक है जीवन साथी। जीवन साथी ऐसा रिश्ता, ना कोई छोटा ना ही बड़ा। हम बोलते हैं ना, पति पत्नी एक घर गृहस्थी की गाड़ी के दो पहिए हैं। पहिए पहले भी दोनों बराबर थे, लेकिन नजरिया अलग था। उसके बाद भी बराबर थे, नजरिया थोड़ा बदला। आज भी बराबर है, लेकिन आज नजरिया बहुत अलग हो गया है। लेकिन ये सच्चाई है कि वो दो पहिए हैं, और आज जबकि दोनों वर्किंग है, तो आज इन पहियों का संतुलित होना और भी ज्यादा जरूरी है। तो जीवन साथी ऐसा रिश्ता, ना कोई छोटा ना ही बड़ा। जब भी हो दरकार आपको जीवन साथी दिखे खड़ा। मैं की हुंकार ना कोई, मैं की हुंकार ना कोई, जो कुछ भी हो बस हम हो। शादी के बाद मैं नहीं चलता है, हम बोलते हैं ना, दो तन एक जान, पति पत्नी का रिश्ता। मैं की हुंकार ना कोई, जो कुछ भी हो बस हम हो। एक डोर से बंधे हैं जब दो, तू मैं क्यों कर हो। थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा। अब हमें सोचे कि किसी की गृहस्थी में सारी मिठास ही मिठास होती है, तो ज्यादा मिठास भी जनाब बीमारियां करती है, ज्यादा मिठास भी हजम नहीं होती है। और खाली जिंदगी में लड़ाई ही लड़ाई हो तो भी एक समय के बाद जिंदगी की जो दीवारें हैं वो तिड़कने लगती है। ये जो है ना, खट्टा मीठा रिश्ता है। कुछ खटास, कुछ मिठास, कुछ तकरार, कुछ मनोहार, कुछ प्यार। तो थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा थोड़ा तीखा है ये रिश्ता। मत का भेद भले ही हो, पर मन का भेद नहीं नीच सकता। जैसे कि मैंने थोड़ी पहले कहा था कि अभी सब बच्चे, सब लड़कियां विशेष तौर पर
पढ़ लिख कर आती है, अपने विचार लेकर आती है, हर चीज में अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती है, वो रखना भी चाहिए। तो पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग हो सकते हैं, अपनी अपनी समझ से हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू बनाते, लेकिन मन एक रहना चाहिए। मन से परिवार को एक रहना चाहिए। थोड़ा खट्टा, थोड़ा मीठा, थोड़ा तीखा है ये रिश्ता। मत का भेद भले ही हो, पर मन का भेद नहीं मिल सकता। ना परमेश्वर, ना भगवान। आज पति परमेश्वर नहीं, एक आम इंसान है। अगर वो परमेश्वर होगा तो पति भी गलती नहीं करेगा ना, पति भी गलतियां करते हैं। तो ना परमेश्वर ना भगवान, जीवन साथी है इंसान। एक दूजे पे करे भरोसा, एक दूजे को दे सम्मान। पति भी इंसान है, गलतियां करता है, और उसी तरह पत्नी भी इंसान है और उससे भी गलतियां होती है। दोनों गलतियां करके सीखते हैं, लेकिन एक दूसरे की गलती पे लांछन लगाते रहना ठीक नहीं है। जो हो गया वो हो गया, लेकिन भरोसे को और एक दूसरे के सम्मान को नहीं टूटने देना है। तो ना परमेश्वर ना भगवान, जीवन साथी है इंसान। एक दूजे पे करे भरोसा, एक दूजे को दे सम्मान। जब भी देखे जीवन साथी, दिल से आए ये आवाज। जब भी देखें जीवन साथी, दिल से आए ये आवाज। क्या आवाज आए कि क्या हो तुम, कैसे बदला हूं, क्या ना तुमने देखा है। जब जब मैंने जो भी चाहा, सब कुछ तुमने देखा है। फिर से सुनिएगा इन पंक्तियों को। और ये पंक्तियां जीवन साथी के लिए दिल से तभी निकलती है जब शादी में भरोसा बना हुआ हो, आपसी सम्मान बना हुआ हो। क्या निकलना चाहिए दिल से कि क्या हो तुम, कैसे बतलाऊं, क्या ना तुमने देखा है। जब जब मैंने जो भी चाहा, सब कुछ तुमने देखा है। सारी चीजें सारे रिश्तों में नहीं होती, लेकिन नहीं होती इसीलिए तो हमारी क्रेडिबिलिटी वहीं पे तो है कि जो जो कुछ गलत है उसको आपस में ठीक कर लिया जाए। लेकिन अब ये जो सोशल मीडिया का एक ट्रेंड चला है ना, इस पवित्र रिश्ते को सोशल मीडिया की भेंट मेरे हिसाब से नहीं चढ़ना चाहिए। सोशल मीडिया सिर्फ चटकारे दे सकता है, परिस्थिति को मतलब और ज्यादा खतरनाक बना सकता है, जैसे कि अभी बनी हुई है कि किसी एक पति पत्नी की सोच को या उनकी अंजाम को, उनकी जिंदगी के क्लाइमेक्स को आप हर एक से कैसे जोड़ सकते हैं। तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल अपनी निजी जिंदगी के लिए करना संभव है, ठीक नहीं है। ये मेरा मानना है। मुझे नहीं पता कि मेरे सुधीर श्रोतागण इस बारे में क्या राय रखते हैं। हाँ, ये रिश्ता पवित्र है और इसकी पवित्रता बनाए रखने के लिए एक दूसरे के प्रति मन में सम्मान, एक दूसरे के प्रति मन में आदर, एक दूसरे के प्रति मन में सु एहसास, अच्छे एहसास होना बहुत जरूरी है। तो इसके साथ मैं लेती हूँ आपसे विदा। खुश रहिए, आबाद रहिए। महादेव हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। शुभ रात्रि। जय हिंद।